डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th की फिज़िक्स का ये मेरा पहला वीडियो है एंड टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th के सीबीएसई के कंटेंट्स में है, मैं तुमको बता दूं, ये बेहद कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चैप्टर है। इसके कॉन्सेप्ट्स पूरी इलेक्ट्रिसिटी में, पूरे मैग्नेटिज्म में, इवन टू द मॉडर्न फिजिक्स में भी तुम्हारे सामने आएंगे। यदि तुम इस चैप्टर में कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो पूरी 12th की फिजिक्स विल बी इजी फॉर यू। वैसे भी कॉम्पिटिटिव जो फोरम है, IITs हैं, नीट है, उसमें इस चैप्टर से प्रॉब्लम्स की अच्छी कवरिंग होती है। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव फोरम पर काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो लेक्चर इक्वली बेनिफिशियल है। देखो, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी, एनर्जीज़ का कॉन्सेप्ट आदमी के दिमाग में आ रहा था। फायर को बहुत बड़ी एनर्जी का सोर्स हम लोगों ने माना। बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आ रहे थे, कोल, ओशन वाटर, विंड्स, तमाम ये सब एनर्जी के नए नए कॉन्सेप्ट फिजिक्स में घुस रहे थे। एक फिनोमेनन ऐसा था जो लोगों को बहुत प्रभावित कर रहा था, लेकिन हम उसके बारे में एकदम कुछ भी नहीं जानते थे। रेनी सीजन में हम लोगों ने देखा, हम लोग पाते क्या हैं, ऑल ऑफ ए सडन पूरी स्काई में एक बहुत टिपिकल ग्लो होता है, बड़ी तेज थंडर की आवाज़ होती है, और एक पार्टिकुलर जोन पर कहीं कहीं हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स फॉल किया है जैसे लगता है, और वहाँ डैमेज बर्न के भी केसेज आते हैं। ऐसा हम लोग रेनी सीजन में पाते हैं। आदमी फिजिक्स में उतना डेवलप था नहीं। जब इस तरह के फिनोमेनन को देखता था तो सरप्राइज रह जाता था कि यार ये क्या है, क्या कौन सी चीज़ स्काई में डेवलप हुई है, इतनी तेज़ आवाज़ हुई है, इतना फाइन ग्लो हुआ है, और जहाँ जहाँ जो पर्टिकुलर जोन है जैसे लगता है एनर्जी का बहुत बड़ा भंडार गिरा है, और तमाम जगहों पर बर्न के केसेज, कुछ कैजुअलिटीज़ भी, ह्यूमन कैजुअलिटीज़ भी हो जाती थी। ये सब चीज़ें हम लोगों के ऑब्जर्वेशन में थी। और सिविलाइजेशन डेवलप हुई। हम लोग पाए क्या, विंटर सीजन में जब हम ब्लैंकेट्स, वूलन कपड़े अपनी बॉडी से निकालते थे या पहनते थे, तो पता नहीं क्या वजह है कि कुछ चट की आवाज़ आती थी, कभी कभी कुछ स्पार्किंग्स भी आती थी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? जब हम लोग मैट पर, कॉलिन पर नायलॉन का बूट पहन करके या किसी पॉलीमर्स का बूट पहन करके चलते थे तो स्पार्किंग्स आती थी। तो ये सब फिनोमेना, तमाम ऐसी इवेंट्स थी, तमाम ऐसी चीज़ें सामने आ रही थी जो ह्यूमन माइंड में क्यूरियोसिटी डेवलप करती थी। आखिर ये चीज़ें क्या हैं? एक बहुत कॉमन एक्सपीरियंस तुमको बताए। एक आदमी के बॉल एकदम सूखे हैं, हमारे हाथ में सपोज करो एक कॉम्ब है, और एक हमारे पास प्लेट है जिसमें छोटे छोटे टाइनी पेपर के पार्टिकल्स हैं। कॉम्ब को हम ले जाते हैं उस प्लेट के पास, उन टाइनी पेपर्स के पास ले जाते हैं। हम देखते हैं कि कॉम्ब में और उन टाइनी पेपर्स में कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हम लोग कर रहे हैं। फिर ध्यान से सुनो, एक प्लेट में छोटे छोटे टाइनी पेपर पार्टिकल्स हैं, पेपर के टुकड़े हैं। कॉम्ब को हम ले जाते हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं है।
काम पेपर के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच नहीं रही है, लेकिन उसी काम को हम अपने सूखे बालों में बहुत तेज़ी से रगड़ते हैं, रबिंग करते हैं, और रबिंग करने के बाद उन कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो कागज़ के टुकड़े उछल करके उससे चिपकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है उस काम में कोई ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप हो गई है जो पहले नहीं थी। इनिशियल में काम के पास वो प्रॉपर्टी नहीं थी जिससे कि वो इंटरेक्शन करे, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नॉट विजिबल। काम हमको वैसे ही दिखाई दे रही है, काम के कलर शेप में कोई भी चेंजेज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ इसके अंदर ऐसी आ गई रगड़ने के बाद जो उसके अंदर पहले नहीं थी। ये सब तमाम चीज़ें फिजिक्स में आ रही थी। हम लोग बिल्कुल इनोसेंट थे, जानते ही नहीं थे। हमारी टेक्नोलॉजी भी आज की टेक्नोलॉजी जैसी नहीं थी। लगभग ये बातें मैं बता रहा हूँ 150-200 साल पहले की बातें तुमको बता रहा हूँ। एटम के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे, मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेप्ट आ गए थे। डाल्टन कहता था कि एटम फर्दर जो है डिवाइड किया ही नहीं जा सकता, एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल मानता था। डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी तुम लोग क्लास 9-10 में ही पढ़े होगे। बाद में जब फिजिक्स डेवलप हुई तब इलेक्ट्रिसिटी का क्लियर कॉन्सेप्ट आया और एक नया चीज़ सामने आई, एक नई चीज़ फिजिक्स में आई जिसका नाम हम लोगों ने रखा चार्ज। जिस तरह हर बॉडी के पास अपना एक मास होता है, मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, सिमिलरली चार्ज भी बॉडी की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी। चार्जेस क्या हैं, कैसे आते हैं, क्या इनका टोटल फेनोमेनन है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज चार्जेस एंड चार्जिफिकेशन। हम चार्जेस के बारे में तुम्हें बताने जा रहे हैं और चार्जिफिकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है, कि हाउ ए बॉडी कैन बी चार्ज। बात समझ में आ रही मेरी? किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे देते हैं, चार्जेस हैं क्या, वो हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरी बातों को फुल अटेंशन से सुनो। देखो, जस्ट लाइक मास, चार्जेस आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by virtue of which matter interacts with any other matter। जिस प्रॉपर्टी के कारण मैटर किसी दूसरे मैटर के साथ इंटरेक्शन करता है, या ए सिंगल मैटर इंटरेक्ट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम बताओ, पूछोगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे ग्रेजुअली हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी जानोगे। चार्जेस के बारे में जो डेवलपमेंट्स हुए उनके बारे में मैं तुमको बता रहा हूँ। जब फिजिक्स डेवलप हुई, हम एटम के अंदर घुस गए और एटम को हम लोगों ने पाया कि एटम इनडिविजिबल नहीं है, एटम इज डिविजिबल एंड इट इज मेड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, and those particles were named as electrons, protons and neutrons। रदरफोर्ड, समरफील्ड, नील्स बोयर, ये जितने भी साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने एटम की पूरी स्ट्रक्चर ही क्लियर कर दी। जब एटम की पिक्चर क्लियर हो गई, इलेक्ट्रॉन जब सामने आ गया, इलेक्ट्रिसिटी के सारे कॉन्सेप्ट खुल गए। जब तक हम एटम के बारे में साइलेंट थे, इलेक्ट्रिसिटी डंप थी, मैग्नेटिज्म डंप था। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऑल द व्यूज रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म गॉट अ न्यू आइडिया, एंड द फोकस ऑफ दैट आइडिया, दैट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी डेवलप a new physics based on electricity and magnetism। What is the structure of atom, how electron affect charges, how protons affect charges, that I am going to discuss। जब एटम की
हम स्ट्रक्चर पर जाते हैं तो एटम का नियरली होल ऑफ द मास एग्जिस्ट इन इट्स सेंट्रल कोर, उसके सेंट्रल कोर में होता है। एटम का जो सेंट्रल कोर है वो काफ़ी डेंस है और सेंट्रल कोर में हमारे दो पार्टिकल्स होते हैं, वन इज कॉल्ड प्रोटॉन एंड द अदर इज न्यूट्रॉन। ये एटम का सेंट्रल कोर है। ध्यान देना, एटम का सेंट्रल कोर जो है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, दैट इज हाईली डेंस, वो बहुत डेंस्ड है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। रदरफोर्ड उन ऑर्बिट्स को सर्कुलर ऑर्बिट कहा था, बोवर भी उनके ऑर्बिट्स को सर्कुलर ऑर्बिट कहा था। बाद में समरफील्ड ने कहा जस्ट लाइक जो हमारा ग्रेविटेशनल सिस्टम है जिसमें प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स इलेक्ट्रिकल थी, उसी तरह से समरफील्ड कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो ऑर्बिट्स हैं वो सर्कुलर नहीं है, वो ऑर्बिट्स हमारी इलिप्टिकल है। हम ऑर्बिट्स के नेचर के बारे में नहीं जाएंगे, हम इलेक्ट्रॉन के चार्जेज और प्रोटॉन के चार्जेज न्यूट्रॉन पर फोकस करेंगे। ये आपका न्यूक्लियस का सेंट्रल कोर है जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेंट्रल कोर में है। डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, हम थोड़ी देर के लिए इन ऑर्बिट्स को सर्कुलर ऑर्बिट्स मान रहे हैं। ये डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन यदि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके कुछ सर्कुलर डायनेमिक्स होगी जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टडी करेंगे। अब देखो, एटम के स्ट्रक्चर में हमने कन्फर्म किया कि किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे कन्फर्म है उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना ही नेगेटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर एग्जैक्टली उतना ही पॉजिटिव चार्जेस होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो चार्जेज हैं दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन इज चार्जलेस, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन है। अब ये बताओ, किसी एटम की एटॉमिक स्ट्रक्चर यदि सपोज करो 50 है, एटम की एटॉमिक नंबर ये किसी एटम की एटॉमिक नंबर सपोज करो 50 है। कन्फर्म है एटम के अंदर तुम्हारे पास जानते हो क्या क्या चीज़ें होंगी, 50 प्रोटॉन्स होंगे, 50 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और प्रोटॉन्स की नंबर 50 भी हो सकती है, 51, 52 भी हो सकती है, और तुम्हारी 49 भी हो सकती है, 48 भी हो सकती है। दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन के पास जितना पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास उतना ही नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के चार्जेस जब हम सम करेंगे तो एटम का टोटल चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग बोलते हैं एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास रहेगा, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब ये नहीं है कि एटम के अंदर चार्जेज नहीं है, हाँ जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतना ही नेगेटिव चार्जेस हैं। अब देखो, जो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं दे आर टाइटली बाउंड इन न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस से हट ही नहीं सकते, न्यूक्लियस के अंदर बाउंड है बाय वर्च्यू ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। बाद में हम बताएंगे तुमको कि सिमिलर चार्जेज में रिपल्सन होता है और डिसिमिलर चार्जेज में अट्रैक्शन होता है। जितने भी प्रोटॉन्स हमारे न्यूक्लियस में बैठे हैं, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को जो डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ वो पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, वे इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं दे आर लूज बाउंड विद न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस से हमारे लूज बाउंड होते हैं। यदि किसी एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो दैट इलेक्ट्रॉन्स मे बी डिटैच्ड फ्रॉम द एटम। अब सपोज करो एक सिचुएशन लो, कोई एटम है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए,
अब पता चला उसके पास 50 प्रोटॉन्स हैं और 50 प्रोटॉन्स हैं और 48 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 48 प्रोटॉन 48 इलेक्ट्रॉन को तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा? 2 प्रोटॉन का चार्ज एक्सेस होगा। चार्ज ऑफ प्रोटॉन विल डोमिनेट एंड एटम विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। अब बताओ, कोई बॉडी है, उसके अंदर करोड़ों अरबों एटम्स हैं, सब में से तुम इलेक्ट्रॉन को बाहर करो। जब इलेक्ट्रॉन्स डिटैच किए जाएंगे तो पूरी की पूरी बॉडी क्या होगी? पॉजिटिवली चार्ज होगी, क्योंकि प्रोटॉन्स के चार्ज डोमिनेट करेंगे। इसी तरह से यदि किसी बॉडी के अंदर करोड़ों अरबों एटम्स हैं, उन सारे एटम्स में बाहर से इलेक्ट्रॉन्स ला करके लोड कर दो, घुसा दो, किसी तरह इंसर्ट कर दो, तुम पाओगे क्या? इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक्सेस होगा एंड इट विल डोमिनेट, बॉडी विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। तो किसी भी बॉडी को आपको यदि पॉजिटिव चार्ज देना है तो बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को आप आउट कर दो, बॉडी विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। यदि किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज देना है तो लोड सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स टू द बॉडी फ्रॉम आउटर एजेंसी, बॉडी विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। रिमेंबर, in major cases electron play the crucial role in chargification। प्रोटॉन्स का कोई रोल ही नहीं होता है बिकॉज दे आर टाइटली बाउंड इन न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन्स का हमारा रोल है, दे प्ले क्रूशियल रोल इन चार्जिफिकेशन। अब जरा ये बताओ, अब हम एक चीज़ तो कन्फर्म हो गए, यदि बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देना है तो बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स हमें आउट करना होगा, और यदि बॉडी को नेगेटिव चार्ज देना है तो बॉडी के अंदर हमें बाहर से नेगेटिव चार्ज लोड करना होगा। ये हम लोग एकदम क्लियर हो गए। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, अब इसके बारे में तुमको बताया, उन चार्जेज के मैग्नीट्यूड के बारे में। चार्जेज की यूनिट हम लोगों ने कूलम रखी। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसी तरह से प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा उसका भी मैग्नीट्यूड जो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज नेगेटिव और प्रोटॉन का चार्ज होता है दैट इज पॉजिटिव। ठीक है। एटम का चार्ज कोई तुमसे पूछे, यू विल स्पीक सिंस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस एटम इज नॉट चार्जलेस बट यू कैन से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम हमारा क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यदि किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज देना है, लोड सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स टू द बॉडी। यदि किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देना है, डिटैच सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। अब एक सिचुएशन लो, हम डिस्कस करने ये जा रहे हैं कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्टिंग ऑन ए बॉडी। एक बॉडी अपने ऊपर कितना चार्ज ले सकती है, या किसी भी बॉडी को जो चार्ज दोगे उसका अमाउंट कितना होगा। एक सिचुएशन तुम इमेजिन करो, एक स्टेटमेंट आता है सपोज करो फिजिक्स का तुम्हारे सामने कि एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज है, चार्ज का अमाउंट दैट इज 1/2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये चार्ज का अमाउंट किसी भी बॉडी पे बताया गया है। ये बताओ, चार्ज का जो अमाउंट बॉडी पे है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के हाफ में है। इज इट पॉसिबल? क्या हाफ इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफर हो सकता है? इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी ब्रोकन, इलेक्ट्रॉन तोड़ा नहीं जा सकता। हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट। इसका सीधा सा मतलब है, यदि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आता है
तो चार्ज का जो अमाउंट होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 9.2 इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट अराइज होता है एंड दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो याद रखिएगा, पूरी यूनिवर्स में कहीं भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड इट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। या तो किसी बॉडी के पास चार्ज होगा 4 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर या तो 5 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। ये पॉसिबल नहीं है कि बॉडी के ऊपर जो चार्ज का अमाउंट आवे वो 4.2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट चार्ज विल appearing on a body will be integral multiple of electronic charge, and we write like this: Q is equal to N into E। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का जो अमाउंट होता है उसे हम -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नहीं बोलते। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का अमाउंट मतलब केवल उसका अमाउंट, नॉट विथ साइन। दैट मीन्स E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेचर में किसी भी बॉडी पर जब चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जहाँ n क्या है, एक इंटीजर है। यदि n पॉजिटिव है तो बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। n की वैल्यू तुम निगेटिव इंटीजर लेते हो तो बॉडी इज निगेटिवली चार्ज। यदि n की वैल्यू 0 है बॉडी इज चार्जलेस। तो याद रखिएगा Q इज इक्वल टू N, दैट इज वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। क्वांटाइजेशन वर्ड में यदि तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको और मैं बेटर एक्सप्लेन कर दूं। सपोज किसी रिटेल शॉप पर हम जाते हैं और वो काफ़ी बिजी शॉप है, काफ़ी वहाँ रस रहता है। वहाँ तुम चीनी खरीदने जा रहे हो, यू हैव टू परचेज शुगर। तुम उससे 1.5 kg 1.5 kg चीनी मांगोगे, वो तुरंत कह देगा मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑफ टाइम में अपने वर्कर से वो 1-1 kg की शुगर के पैकेट तैयार करा के बैठा हुआ रख दिया है। यदि तुम उससे 1 kg शुगर मांगोगे तुम्हें 1 पैकेट पकड़ा देगा। 2 kg शुगर मांगोगे 2 पैकेट पकड़ा देगा। 5 kg शुगर मांगोगे तो हो सकता है एक बड़ा पैकेट पकड़ा दे या इसी में से 5 पैकेट तुमको दे दे। तो पैकेट विल नॉट बी ओपन। इसको हम यदि फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम बोलेंगे शुगर इज क्वांटाइज्ड। आइदर यू हैव टू टेक 1 पैकेट or you have to take 2 packet or 3 packet. Packet can't be open. Similarly, यदि किसी बॉडी पर चार्ज देने जा रहे हो तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज दो, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज दो या 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी ब्रोकन। तो याद रखिएगा, फिजिक्स के लैंग्वेज में हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। Any charge existing in nature will be integral multiple of electronic charge. कहीं कोई दिक्कत? This phenomenon, this concept is called quantization of charge. इस कॉन्सेप्ट को हम लोग चार्ज की क्वांटाइजेशन करते हैं। चार्ज के साथ देखो जो प्रॉपर्टीज जुड़ी हुई हैं, एक प्रॉपर्टी उसके साथ क्वांटाइजेशन की है जो मैंने तुमको बताया। ये प्रॉपर्टी हमारी क्वांटाइजेशन की है। दूसरा हमारा चार्ज की एडिटिविटी। चार्ज हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। सिंपल स्केलर जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली चार्जेस का सम और डिफरेंस हम लोग कर सकते हैं। सपोज करो 3 चार्जेस, 3 पार्टिकल्स हैं जिन पर चार्जेस दिए गए हैं, दैट इज़ 4 माइक्रोकूलम। दूसरा चार्ज है जिसके ऊपर चार्ज है, दैट इज़ -6 माइक्रोकूलम। एक तीसरा चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज की वैल्यू है 12 माइक्रोकूलम। सपोज इट इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द टोटल सिस्टम ऑफ चार्ज, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज क्या है? तो जानते हो क्या करना पड़ेगा आपको? सिंपली यू विल राइट
Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 दैट इज 4 प्लस ऑफ -6 प्लस ऑफ 12 दैट इज 10 माइक्रो कूलम दैट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज. तो जस्ट लाइक स्केलर क्वांटिटीज चार्ज मे बी added to each other or may be subtracted. It is called additivity of charges. इसे हम चार्जेज की एडिटिविटी बोलेंगे. तो दो चीज़ें क्लियर हो गई. व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज द एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज की एडिटिविटी क्या है, ये भी आपको क्लियर हो गई. अब हम तीसरी चीज़ आपको बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज. चार्जेज के कंजर्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट है. देखो कंजर्वेशन के जब कॉन्सेप्ट आते हैं तो कंजर्वेशन वे जो वर्ड है जनरली 3 जगहों पर आता है. कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. एक और केस आती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो कई जगह फिजिक्स में कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट हैं. चार्जेज के रेफरेंस में व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन. सपोज ए सिस्टम इज गिवन. एक सिस्टम हमारे पास है जिसमें 3 बॉडीज हैं, बॉडी ए, बॉडी बी एंड बॉडी सी. वाट एवर बी देयर शेप एंड साइज दैट डज नॉट मैटर. देर आर 3 बॉडीज इन ए सिस्टम. सिस्टम में हमारे पास 3 बॉडीज हैं. इन तीनों बॉडीज को लेकर हमने एक सिस्टम माना है. सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा दैट विल रिमेन कंजर्व्ड. जो कुछ भी होगा, पहले से चार्ज दिए हो या नहीं दिए हो, दैट डज नॉट मैटर. वट एवर बी द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ द सिस्टम, दैट चार्ज विल रिमेन कंजर्व बिकॉज फॉर ए गिवन सिस्टम चार्ज मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर. एक बॉडी मान लो चार्ज गेन कर रही है तो दूसरी बॉडी चार्ज लूज करेगी इन द सेंस ऑफ फिजिक्स. सपोज करो एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज गेन कर रही है, 2 बॉडी ए और बी में इंटरेक्शन हो रहा है. A is getting positive charge, that means it is losing electrons. Body B is getting negative charge, that means it is getting your negative charge. अब ये जो है वो यदि 15 इलेक्ट्रॉन के बराबर 15 इलेक्ट्रॉन यदि उसने लूज किया है तो इट विल हैव चार्जेज प्लस 15A. बॉडी बी ने 15 ही इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इट विल हैव चार्जेज माइनस 15A. ये बताओ व्हाट विल बी द नेट चार्ज ऑफ ए एंड बी. That is 15A plus of minus 15A, that will become 0. शुरू में दोनों बॉडी चार्जलेस थी, अभी भी टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, दोनों बॉडी अलग अलग चार्ज हो चुकी हैं, बट द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज अगेन 0. तो याद रखिएगा 2 बॉडीज, 3 बॉडीज या 4 बॉडीज, इसको लेकर के यदि आप एक सिस्टम फ्रेम करते हो एंड यू आर टॉकिंग ओनली अबाउट दैट सिस्टम, then remember the total amount of charge of the system will remain conserved. एक सिस्टम में 4 बॉडीज हैं, 4 बॉडीज पर मिल करके टोटल चार्ज हमने देखा. सपोज करो टोटल चार्ज इज 1000 माइक्रोकूलम. इन चारों बॉडीज में आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, रबिंग हो रहा है, कोई और प्रोसेस हो रही है, किसी कारण से किसी बॉडी का चार्ज बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है, लेकिन जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज विल रिमेन अनचेंज्ड. दैट मीन्स चार्ज इज कंजर्व फॉर अ गिवन सिस्टम. तो चार्जेस के साथ जनरली 3 तरह के कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर चलेंगे. फर्स्ट क्वांटाइजेशन, सेकेंड एडिटिविटी एंड थर्ड जोर कंजर्वेशन. कहीं कोई कन्फ्यूजन किसी को है? You may ask any problem if you are not finding the things well. अब देखो चार्जेस और चार्जिफिकेशन पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्कशंस कर लिए. अब चार्जेस के इंटरेक्शन पर हम जाएंगे. चार्जेस के इंटरेक्शन पर उनमें आपस में लगने वाले फोर्स पर सबसे ज़्यादा वर्कआउट कूलॉम ने किया था. और कूलॉम ने एक लॉ दिया दैट इज कॉल्ड कूलॉम्स लॉ. व्हाट इज कूलॉम्स लॉ एंड व्हाट इज कूलॉम्बिक इंटरेक्शन, वो हम आपको बताने जा रहे हैं. देखो
मेरी कोशिश रहती है हर चैप्टर्स पर कि कॉन्सेप्ट्स इतना इजी वे में सामने आवे कि बहुत कम नॉलेज वाला बच्चा भी है उसको बहुत इजीली ग्रैप्स कर ले, और चीज़ें जीरो लेवल से क्लास में शुरू होवें और कहाँ तक पहुँचें, अप टू टॉप परफेक्शन। दैट मीन्स माई अटेम्प्ट इज फॉर कॉन्सेप्ट एंड फॉर स्टडी मैटर फ्रॉम जीरो लेवल टू टॉप परफेक्शन। तुम कहीं से भी उसको, कहीं भी किसी लेवल में हो तो तुम उस चीज़ों को ग्रैप्स कर सकते हो, बशर्ते उसको पूरे ध्यान से, पूरे अटेंशन से तुम उसको सुनते हो। अब हम चार्जेस के इंटरेक्शन पर आ रहे हैं। कूलॉम लेड की बुलेट्स पर, छोटी छोटी बुलेट्स पर लेकर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने लैब में ऑब्जर्वेशन लिया तो पाया क्या कि सिमिलर चार्जेस के बीच में रिपल्सन हो रहा है। दैट मीन्स कहीं भी दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। दो कहीं पर नेगेटिव चार्जेस हैं तो हम लोगों ने पाया उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, हमेशा ऐसा होगा नेचर में। तो आप अपनी मेमोरी में सेट करो, द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन will be repulsive in case of two similar charges and its nature will be attractive in case of two dissimilar charges. What will be the magnitude of the electrical force existing between two charged particles? कूलॉम ने जो अपना व्यू दिया, अपना लॉ दिया, याद रखिएगा कूलॉम ने कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं दिया था। न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर जो चीज़ें लिखी थी, न्यूटन ने प्रूव किया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासी बॉडीज। बट कूलॉम डिड नॉट प्रोवाइड एनी कंक्रीट प्रूफ अबाउट हिज लॉ। आफ्टर हिज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कूलॉम concluded the following things which I am going to deliver you on blackboard. कूलॉम के कंक्लूजन क्या थे? लैब में जो वर्क कूलॉम ने किया चार्जेस पर वो मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, आप पूरी अटेंशन से देखो, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक चार्ज पार्टिकल हमने लिया है दैट इज़ Q1, दूसरा चार्ज पार्टिकल हमने लिया है Q2। सिंप्लिसिटी के लिए दोनों को हमने पॉजिटिव चार्जेज माना है। दो हमारे पॉजिटिव चार्जेज हैं Q1 एंड Q2 एंड दे आर इन कूलॉम। उनके बीच की सेपरेशन हमारी R मीटर में है। सारा डाटा हमारा SI सिस्टम में है। कूलॉम कन्फर्म करता है कि उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1। दैट मीन्स चार्ज Q1 का अमाउंट, पहला वाला जो चार्ज है उसका अमाउंट तुम इंक्रीज करते हो, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन विल इंक्रीज। अगेन ही कन्फर्म्स दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। यदि दूसरा वाला जो चार्ज लिए हो उसका भी अमाउंट से तुम छेड़छाड़ कर रहे हो तो फोर्स की वैल्यू चेंज करोगे। यदि चार्ज का अमाउंट बढ़ाओगे तो फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, और चार्ज का अमाउंट तुम कम करोगे तो फोर्स की वैल्यू हमारी कम होगी। फिर आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यार जस्ट लाइक योर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इज ऑन सिमिलर पैटर्न टू दैट योर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। इन तीनों चीज़ों को वो आपस में लिंक करता है एंड कूलॉम राइट्स दैट F is directly proportional to Q1 Q2 upon R स्क्वायर। ये चीज़ आ रही है। देखो पूरी फिजिक्स में कूलॉम का लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाया। उसके काफ़ी पहले इस टाइप का लॉ ग्रेविटेशन में आ चुका था।
and that is inverse square law of gravitation. It is called inverse square law for electrostatics. जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाते हैं तो लैब में एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम देखते हैं कि क्या इंटरेक्शन को कोई और तो प्रभावित नहीं कर रहा है। कूलाम ने जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा करके कोई कांस्टेंट रखना चाहा तो एक सरप्राइजिंग फेनामेनन उसके सामने आए थे। कूलाम ने पाया था दैट कांस्टेंट इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट एज इट वाज ऑब्टेन्ड इन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में हम लोगों को मिला था ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट आया था। कूलाम कहता है कि ये कांस्टेंट आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट विल डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स के बीच के मीडियम पर वो डिपेंड करेगा। तो देखो कूलाम राइट्स F इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलाम की फाइंडिंग थी एंड दैट वाज द फाइंडिंग ऑफ द लैब दैट कूलाम डिड नॉट प्रोवाइड एनी कंक्रीट प्रूफ, थ्योरेटिकल प्रूफ फॉर इट्स ओन लॉ। अपने लॉ के लिए कोई कंक्रीट प्रूफ उसने नहीं दिए थे। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के लॉ है। अब ये कांस्टेंट की बात आ रही है। कूलाम लिखता है कि जो कांस्टेंट यहाँ अपीयर होगा दैट डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। दैट मीन्स अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी जब मीडियम चेंज होगा तो चेंज होगा। तो यहीं से कूलाम के लॉ को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। दो पार्ट हम बना देते हैं कूलाम्स लॉ को। एक लेते हैं नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मीडियम और एक लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मीडियम। दो पार्ट कर देते हैं। और कूलाम्स के लॉ को हम दो पार्ट में जब लेते हैं तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या कॉन्सेप्ट होगा। फर्स्ट में हम फ्री स्पेस की बातें करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब क्या हो गया? वैक्यूम होगा। वैक्यूम में मतलब दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है। नो मीडियम एग्जिस्टिंग, नॉट ए सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स। फ्री स्पेस में कूलाम जब उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालता है तो ही फाइंड कांस्टेंट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 SI यूनिट, जो भी इसकी SI यूनिट आएगी। तो कांस्टेंट की वैल्यू हमारी आ रही है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। उस कांस्टेंट के लिए कूलाम को एक सिंबल देना है। सिंबल देते समय उसको ये मेमोरी में रखना है, ये कंसिडरेशन करना है कि कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। दैट मीन्स मीडियम की कोई प्रॉपर्टी उसमें हमें पुटअप करनी है। हाउ डिफरेंट मीडियम्स रिस्पॉन्ड डिफरेंट मैनर इन डिफरेंट मैनर फॉर दैट कांस्टेंट। मीडियम का क्या है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेज को डिफरेंट करेगी। उस प्रॉपर्टी का हम लोगों ने नाम क्या दिया? परमिटिविटी। हाउ इन लूज सेंटेंस, ये लूज कॉन्सेप्ट यू कैन से हाउ मीडियम परमिट्स अबाउट इलेक्ट्रिकल फोर्सेज, और हम लोगों ने नाम दे दिया परमिटिविटी। अब ये परमिटिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे? कूलाम के समय में जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे टाइनी स्फेरिकल बुलेट्स पर हो रहे थे। बुलेट की सरफेस एरिया होती है 4πr स्क्वायर, उसका वॉल्यूम होता है 4/3πr क्यूब। तो जगह जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सही तरीके से लिंक करने के लिए फॉर मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी इस कांस्टेंट का हम लोगों ने नाम दिया और उसमें 4π वर्ड को हमने इंसर्ट किया है ज़बरदस्ती।
और हमने लिखा क्या, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने नाम दिया। और एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते क्या हैं, एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड permittivity of free space or vacuum free space। permittivity मतलब how free space responds for electrical forces। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। एंड रिमेंबर, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं इस कैलकुलेशन पर, इस कॉन्सेप्ट पर जब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो वो आती कितनी है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.86 इंटू 10 टू द पावर -12 SI यूनिट, ये आती है हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो इफ टू चार्जेस exist in vacuum, the electrical force between the charges F is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R square। Value of 1/4 pi epsilon naught will be 9 into 10 to the power 9 SI unit। अब देखो, हम चार्जेस के बीच में कोई मीडियम ले जाते हैं। सपोज करो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में हम वाटर लेते हैं, हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं, ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं, या कोई भी मीडियम लेते हैं, बेंजीन लेते हैं, हम एल्कोहल रख देते हैं, या फिर उनके बीच में हम पैराफिन रखते हैं। तो जो मीडियम की मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी होगी वो चार्जेस के इंटरेक्शन को इफ़ेक्ट कर रहे थे। इसका मतलब हर मीडियम के मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर ही हमारा अलग अलग है। तो मीडियम की कोई ना कोई केमिकल प्रॉपर्टी आएगी जो हमें इस कांस्टेंट में तोड़ना है, और उस कांस्टेंट का, उस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने कहा, कांस्टेंट को नहीं, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। उसे हमने मीडियम की क्या माना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माना। यदि दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम है तो कूलम्ब्स लॉ विल बी रिटन लाइक F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब देखो ये फिगर जो के तुम्हारे सामने आ रही है, दैट विल डिपेंड, उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द मीडियम के मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, हाउ मीडियम रिस्पॉन्ड्स फॉर इलेक्ट्रिकल फोर्सेज, एंड अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ के विल बी डिसाइडेड। तो फोर्स के बारे में कूलम्ब कहता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इसको हम नाम देते हैं सिंपली एप्सिलॉन, एंड इट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये हमारी मीडियम की क्या कहलाएगी, परमिटिविटी कहलाएगी। के हमारा क्या कहलाएगा, के दो नाम फेमस हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो याद रखिएगा के का दो नाम होगा, एक होगा रिलेटिव परमिटिविटी और दूसरा होगा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम। ये ब्लैक बोर्ड पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरह दिमाग में रिकॉल कर लोगे। कूलामिक इंटरेक्शन के बारे में 3-4 चीज़ें और हम आपको और क्लियर करेंगे।
नेचर में याद रखोगे जो इंटरेक्शन के फोर्सेज होते हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। सपोज करो एक 500 माइक्रोकूलम का चार्ज है और एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। 2 माइक्रोकूलम का चार्ज उसके कंपेरिजन में बहुत छोटा है पहले चार्ज के, लेकिन याद रखिएगा जितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इस पर लगेगा उतना ही इस पर भी लगेगा। बड़ा चार्ज छोटे चार्ज को जिस फोर्स से रिपल्सन देगा एग्जैक्टली उतना ही फोर्स से छोटा चार्ज बड़े चार्ज को भी रिपल्सन देगा। ये तो एक पहले क्लियर रखिए कि दोनों पर चार्जेस का अमाउंट में भी डिफरेंट, अमाउंट ऑफ द चार्जेस में बी डिफरेंट बट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन विल बी इक्वल एंड अपोजिट। सेकेंड पॉइंट, force of interaction between the charge particle will be along the line joining the charges। जो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन जो हमारी स्ट्रेट लाइन होगी इस चार्ज पर along the line, ऐसा नहीं होगा कि इधर की ओर होगा, ये नहीं पॉसिबल है। इस चार्ज पर जो फोर्स होगा along the line either attractive or repulsive, it will depend upon the nature of charges। 2 चीज़ें क्लियर हो गई। तीसरा चीज़ याद रखोगे कि इंटरेक्शन के फोर्सेज जो कूलॉमिक इंटरेक्शन है डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द चार्जेज। यही वजह है कूलॉम का कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है। चौथी चीज़ तुम मेमोरी में रखोगे, जब 2 टाइनी पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में या 2 प्रोटॉन्स के बारे में इलेक्ट्रिकल फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं और उतने ही दूरी पर रख करके हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स इज फाउंड वेरी वेरी पावरफुल इन कंपेरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है जरा बताइए? 9.1 इंटू 10⁻31 कूलम। 2 इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स पर जब हम काम करेंगे कैपिटल G इंटू m1 m2, तो m1 इंटू m2 में 10⁻62 आ जाएगा, तो बट नेचुरल की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कमज़ोर होगा। 2 प्रोटॉन्स के बीच लगने वाला फोर्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच लगने वाला फोर्स, जब उनके बीच जब लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एक रफ अप्रॉक्सीमेशन आपको बता दें, इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में जो रेशियो आता है दैट इज नियरली 10⁻40 के रेंज में रहता है। प्रोटॉन के लिए इसकी वैल्यू अलग आती है, 2 प्रोटॉन्स के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसकी वैल्यू अलग आती है। देखो आज की क्लास हम यहीं सम अप करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हमने आपको चार्जेस के बारे में बताया, चार्जिफिकेशन के बारे में बताया, हाउ चार्जिफिकेशन इज डन, हाउ चार्जेज इंटरैक्ट and what will be the magnitude of electrostatic force, what is coulombic interaction, इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन होगा। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इलेक्ट्रोस्टैट्स पर, उसमें हम फोकस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पर, लाइंस ऑफ फोर्स पर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर हम आएंगे कि चार्जेस के केस में या कूलॉम्स लॉ के केस में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, डाइपोल्स की फिजिक्स क्या है, इन सारी चीज़ों पर आगे हम लोग स्टडीज करेंगे अपने पार्टों में। मैं फिर तुमको एक बात रिमाइंड करा दूं, हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन्ड है, आप उसको ज्वाइन करो। तुम इमेजिन नहीं कर सकते हाउ बेनिफिशियल इट इज़ और कैसी कैसी चीज़ें तुमको मिल रही हैं। मेरे वीडियोस को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बार बार देखो। यू विल बी वेरी वेरी क्लियर इन कॉन्सेप्ट। आई मेक यू श्योर डू द थिंग्स।